पेश करते हैं। और थिएटर में केवल अभिनय करना ही केवल रंगमंच नहीं है या नाटक का उद्देश्य नहीं है, इसके कई सारे उद्देश्य हैं। उन विभिन्न आयामों को हम इस रंगकथा के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को तैयार भी कर रहे हैं। सबसे पहले बताते हैं रंगकथा की परिकल्पना है, ये हमारी उमा मैम और अजहर सर की कह सकते हैं ख्वाब रहा है कि युवा पीढ़ी आज के नाटककारों को, निर्देशकों को और जितने भी थिएटर जगत की पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व, उनको जाने, उनको समझे। इसलिए इस रंगकथा को हम हर महीने जिन जिन नाटककारों का जन्म होता है उनके आधार पर हम यहाँ पर एक उत्सव की तरह मनाते हैं। तो आज हमारे सामने 4 है। पहला है रविन्द्रनाथ ठाकुर, मंटो, गिरीश कर्नाड और प्रताप सहगल। ये 4 युग है। चारों के चारों केवल एक साथ अभियान का किस्सा मनाकर दिख रहे हैं, लेकिन अपने साथ कई कई युगों को अपने साहित्य में हमारे सामने पेश करते हैं। तो सबसे पहले बादबा का डर मेरे हौसलामंद सीने पे हावी ना होगा। गजबनाक लहरों से लड़ता हुआ मैं बिला खौफ बढ़ता रहूंगा किनारे की जानिब, कि माओ और बहनों की सारी दुआएं मेरे साथ हो। मुझे अपने ऊपर है इतना भरोसा कि मैं ऐसी टूटी सी कश्ती को साहिल पे ले जाऊंगा। तुम्हारी मोहब्बत जो बरगद के साए के मानिंद हमेशा मेरे साथ है, अब वही मेरी रहनुमाई करे। मेरा काम तो बस इतना कि मैं खो दूं इस किनारे बंदी नाव को, और फिर शाम को तुम्हारे खजस्ता से कदमों में रख दूं। अज़ियत मुश्कत इश्क भरा लहू रंग जैसा कोई सुर्ख फूल। इस बार जो करना है बेखौफ होकर डालो। तुम हारो या मैं हारूं, बाजार में चलकर हम थाम में रस्सी, तुम अपनी तरफ खींचो, हम अपनी तरफ। ये खेल रहे यूं ही जारी, ये खेल रहे यूं ही जारी। जिंदगी मुझे जिसने दी है उसी ने दिया है खुद, अज़्ने अना भी मुझे। मगर खौफ, लालच, निदामत की उस पर जो रहनुमा बरसी है, वो मेरे लिबासे अना को हर एक दिन गुबारे निदामत से ढकती चली जा रही है। मैं तो उसी की ओर खींचूंगा जो खुद मेरे से तो बढ़ेगा। उसके प्यार की डोरी मुझको ऐसे उससे बांधेगी, कभी टूटेगा नहीं। कैसा होगा वो? क्या वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा मैंने सोचा है? कौन वो होगा? मुझ पे भरोसा करके
जुबान। मेरे लिए क्या आदेश है आचार्य? आदेश नहीं, निवेदन है। आज्ञा। आप तो जानते हैं सम्राट कि मैं पिछले कई वर्षों से अनुसंधान में लगा हुआ हूँ और कुछ निष्कर्षों पर पहुँचने की संभावना भी है, लेकिन क्या आचार्य? आपने संकोच कही। गुप्त वंश की परंपरा का अनुसरण करने के लिए शिक्षा, संस्कृति और धर्म के विस्तार के लिए कुछ भी करने को तत्पर हूं। धनाभाव के कारण वेदशाला बनने रुकी हुई है। इसकी सूचना आपने हमें पहले क्यों नहीं? पत्र भिजवाया तो था। अच्छा, यह राज कर्मचारियों की दंडता है या फिर किसी की ईर्ष्या? तो पत्र हम तक पहुंचा ही नहीं। जाने दीजिए, आप अपनी आवश्यकता बताएं। वेदशाला पूरी हो, मैं अपना शोध पूरा कर सकूं और अपने निष्कर्ष समाज तक पहुंचा सकूं। यही मेरी जैसे सभी सर्वनाश करने पर तुले हैं। बिल्कुल, यवन, बौद्ध, जैन सभी लोग ब्राह्मण धर्म के ही पीछे अवतरित हुए हैं। वो तो इतिहास की बात है। अब इस आर्यभट्ट को ही ले लो, इतनी अल्पायु में ही इतना बड़ा पद। क्या महाराज को पूरे गुप्त साम्राज्य में और कोई व्यक्ति नहीं मिला? यह चिंता का विषय है चिंतामणि। तुमने नालंदा विश्वविद्यालय से अपना शिक्षा अर्जित की, अब यही शिक्षा दे रहे हो। फिर भी महाराज की विशिष्ट अनुकंपा का पात्र बना ये कल का छोकरा आर्यभट्ट और बनेगा महामात्य का जमाता। हाँ, वो मेरे सामने ही तो यहाँ आए थे। वैसे कुशाग्र बुद्धि तो वो है। महाराज ने आज्ञाकर ग्राम के रूप में कुसुमपुर का सारा प्रदेश आर्यभट्ट को दे दिया ताकि वो अपना अध्ययन और शोध जारी रख सके। हाँ, बिना वेधशाला के खगोल में शोध। वेधशाला तो नालंदा में है ना। उसके विकास के लिए अतुल अनुदान दिया गया है। वो आएगा प्रयोग करने। पता नहीं आखिर वो क्या चाहता है। चिंतामणि जो भी करेगा होगा हमारे हितों के विपरीत। यह तो मैं तुम्हें आज ही और अभी के अभी बता सकता हूँ। महाराज को चलकर समझाना चाहिए। यही कि आर्यभट्ट के ये जो शोध परिणाम है, जब तक विद्वत समिति से पारित ना हो जाए तब तक सार्वजनिक रूप से उसे घोषित ना की जाए। महाराज माने तब ना। अगर महाराज ना माने तो विद्वत समिति के लोगों को चलकर समझाना चाहिए। वाह चुनामणि, क्या कुशाग्र बुद्धि पाई है तुमने। तो फिर कार्यवाही का श्री गणेश हो। पहले 2 बजे चली और 8 घंटों के बाद मुगलपुरा पहुंची। रास्ते में कई आदमी मारे गए, मुतअद्दिद जख्मी हुए और कुछ इधर उधर भटक गए। सुबह 10 बजे कैंप की ठंडी जमीन पर जब सिराजुद्दीन ने अपनी आंखें खोली तो उसने अपने चारों तरफ मर्दों और बच्चों का मुतलातिम समुंदर देखा। तो उसके सोचने समझने की कुव्वतें और भी ज़ईफ हो गई। वो गदले आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखे जा रहा था और इधर कैंप में चारों तरफ शोर बढ़ता था, मगर सिराजुद्दीन को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, जैसे उसके कान बंद हो गए। कोई उसे देखता तो यही ख्याल करता जैसे वो किसी गहरी सोचो फिक्र में गुम है, मगर उसके होशो हवास एकदम शल थे। उसका वजूद खला में मौलिक था। वो गदले आसमान की तरफ टकटकी लगाए देखे जा रहा था। अचानक सूरज से उसकी निगाहें टकराई। तेज रोशनी ने उसके रगो रेशा में समा गई और वो जाग उठा और उसने अपने सामने फैले हुए लोगों को पागलों की तरह देखना शुरू किया और उनको समुद्र की तरह खंगालना शुरू कर दिया। 3 घंटे, पूरे 3 घंटे वो सकीना सकीना पुकारता, कैंप की खाक छानता रहा, मगर उसे अपनी जवान इकलौती बेटी का कहीं कोई पता ना चला। चारों तरफ एक धांधली सी मची हुई थी। कोई अपना बच्चा ढूंढ रहा था, कोई माँ, कोई बीवी और कोई बेटी। सिराजुद्दीन थक हार कर एक तरफ बैठ गया और हाफजे पर जोर देकर सोचने लगा कि सकीना उससे कब और कहाँ जुदा होगी। लेकिन सोचते सोचते उसका दिमाग सकीना की माँ की लाश पर चल रहा था, जिसकी सारी अकड़ियाँ बाहर निकली हुई थी।
इससे आगे वह कुछ सोच न सका। सकीना की मां मर चुकी थी। उसने सिराजुद्दीन की आंखों के सामने दम तोड़ा था, लेकिन सकीना कहाँ थी? जिसके मुताबिक उसकी मां ने मृत्यु में कहा था। मुझे छोड़ो। सकीना, सकीना को बाहर चले यहाँ से लेके चले जाओ। सकीना उसके साथ ही थी। दोनों नंगे पांव भागे चले जा रहे थे। सकीना पर दुपट्टा गिर पड़ा। वो दुपट्टा उठाने के लिए रुक नहीं चाहता था कि सकीना ने चिल्लाकर कहा, अब्बा जी, उसे छोड़िए। मगर उसने दुपट्टा उठा लिया था। ये ख्याल आते ही उसने अपने कोट की उभरी हुई जेब की तरफ देखा और अंदर हाथ डालकर एक दुपट्टा निकाला। ये तो सकीना था, मगर सकीना कहाँ? सकीना, सकीना! सिराजुद्दीन अपने थके हुए दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर वो किसी नतीजे पर पहुंच न सका। क्या वो सकीना को अपने साथ स्टेशन ले आया था? क्या वो उसके साथ गाड़ी में सवार थी? रास्ते में जब गाड़ी रोकी गई थी और बलवाई अंदर घुस आए थे, तो क्या वो बेहोश हो गया था जो वो सकीना को उठाकर ले गए? कई दिन गुजर गए, सकीना का कोई पता ना चला। सिराजुद्दीन मुख्तलिफ कैंपों और दफ्तरों के चक्कर मारता रहा, लेकिन उसे सकीना की कोई खबर न मिली। देर रात तक वो उन रज़ाकार नौजवानों के लिए दुआएं मांगता रहता जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि अगर सकीना जिंदा हुई तो वो चंद ही दिनों में उसे ढूंढ निकालेंगे। एक रोज सिराजुद्दीन कैब में उन रज़ाकार नौजवानों को देखा, लॉरी में बैठे थे। सिराजुद्दीन भागा भागा उनके पास गया। गाड़ी चलने वाली थी कि उसने पूछा, बेटा, मेरी बेटी सकीना का कुछ पता चला? सब ने एक जवान होकर कहा, चल जाएगा, चल जाएगा। और लॉरी चला दी। सिराजुद्दीन ने एक बार फिर उन रज़ाकार नौजवानों की कामयाबी के लिए दुआ मांगी और उसका जी किसी कदर हल्का हो गया। उसी शाम कैंप में जहां सिराजुद्दीन बैठा था वहां कुछ हलचल हुई। 4 आदमी कुछ उठाकर ला रहे थे। उसने दरियाफ्त किया तो पता चला कि एक लड़की रेलवे लाइन के पास बेहोश पड़ी है। वो लोग उसी को उठाकर ला रहे हैं। सिराजुद्दीन भी छोटे छोटे कदमों से उसके पीछे हो लिया। उन लोगों ने उस लड़की को अस्पताल के सुपुर्द किया और चल दी। काफी देर तक वो अस्पताल के बाहर लकड़ी से बने एक खंबे से लगकर खड़ा रहा और थोड़ी देर बाद उसने छोटे छोटे कदम बढ़ाते हुए कमरे के अंदर दाखिल हुआ। एक कमरा बिल्कुल खाली था, बस एक स्ट्रेचर था जिस पर एक लाश पड़ी हुई थी। कमरे में दफतर रोशनी, लाश के जर्द चेहरे पर एक चमकता हुआ तिल दिखाई दिया और सिराजुद्दीन ने चिल्लाया, सकीना! डॉक्टर ने, जिसने कमरे में रोशनी की थी, सिराजुद्दीन से पूछा, क्या है? उसके हलक से सिर्फ इस कदर ही निकल सका। जी, मैं इसका बाप हूँ। डॉक्टर ने स्ट्रेचर पर पड़ी हुई लाश की तरफ देखा, उसकी नब्ज टटोली और सिराजुद्दीन से कहा, खिड़की खोल दो। सकीना के बेजान जिस्म में जुम्बिश हुई। बेजान हाथों में इजारबंद खोला और शलवार नीचे सरका दी। बूढ़े सिराजुद्दीन ने चिल्लाकर कहा, जिंदा है, मेरी बेटी जिंदा है। डॉक्टर सर से पैर तक पसीने में गर्म हो गए।